जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहने वाली है गांधी जी के ऊपर रहने वाली है। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। गांधी जी की सारी उपलब्धियां और उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश की आज़ादी में कितना योगदान रहा और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए और वो किस प्रकार आज़ादी के एक नायक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। देखिए, महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। अगर महात्मा गांधी के जन्म की बात करूँ दोस्तों तो 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था और इनके पिता का नाम दोस्तों करमचंद गांधी है। अब देखिए, अगर महात्मा गांधी की बात करी जाए दोस्तों तो महात्मा गांधी काफ़ी लंबे समय तक भारत में नहीं रहे थे। 1915 ईस्वी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। 1915 ईस्वी साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया ये आते हैं। उससे पहले आपको गांधी जी का नाम कहीं भी देखने के लिए दोस्तों नहीं मिलेगा। चाहे कोई सा भी आंदोलन क्यों ना हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सा भी अधिवेशन क्यों ना हो, आपको गांधी जी की कोई भी काम दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप गांधी जी से अब तक अनजान है कि गांधीवादी जो चरण है दोस्तों वो शुरू होता है 1919 से 1947 तक। देखिए, गांधीवादी जो चरण है वो 1919 से गांधीवादी चरण 1919 से 1947 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण देखिए, गांधीवादी चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक चलता है, जिसमें गांधी जी एक नायक के रूप में आते हैं। गांधी जी के पास में साउथ अफ्रीका से किए गए आंदोलन, वहां पर किए गए काफी सारे आंदोलनों का एक अनुभव था जो इंडिया के अंदर दोस्तों वो करते हैं। गांधी जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, साधारण जीवन व्यतीत करने वाले हैं, सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं। वही छवि दोस्तों ये इंडिया में दिखाते हैं। 1915 में इंडिया आते हैं और 1916 ईस्वी तक लगभग 1.5-2 साल पूरी भारत को ये भ्रमण करने का काम करते हैं। भारत को भ्रमण करने का काम ये करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों गांधी जी के द्वारा काफ़ी सारे आंदोलन एक के बाद एक किए जाते हैं। देखिए, इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं पूरे नाम की तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम है करमचंद गांधी। माता का नाम है पुतलीबाई। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ है। और मृत्यु की बात करी जाए तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात में है और 1883 में इनकी कस्तूरबा गांधी से शादी हो जाती है। 1883 ईस्वी में देखिए, 1883 ईस्वी में इनकी कस्तूरबा गांधी से शादी हो जाती है। अगर आप शादी के समय इनकी उम्र की बात करेंगे तो देखिए 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है। अब ये इनके जो 4 पुत्र हैं उनके नाम देख लेते हैं। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, 4 पुत्र इनके दोस्तों होते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु होते हैं और ये इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, अगर मैं इनकी शिष्या की बात करूं तो इनकी जो शिष्या हैं वो है मीराबेन इनकी शिष्या है। हालांकि मीराबेन गांधी जी द्वारा दिया गया इनका नाम है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था मैडलिन स्लेड जो कि एक विदेशी है, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन जो नाम है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनका जो वास्तविक नाम है वो है मैडलिन स्लेन। कानून की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए 1888 में ये जाते हैं मुंबई से जाते हैं इंग्लैंड। 1888 में मुंबई से इंग्लैंड जाते हैं ये बैरिस्टर बनने के लिए। कानून बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 3 साल बाद 1891 ईस्वी में प्राप्त कर ली है। अब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे की पैरवी के लिए। एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है, अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, डरबन जाते हैं 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी के द्वारा दोस्तों की जाती है। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में की जाती है।
अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक, दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक 1899 ईस्वी में इन्हें मिलते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि जो कि 9 जनवरी 1915 को, देखिए 9 जनवरी 1915 को केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिलती है, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, अब देखिए केसर ए हिंद की उपाधि किस तरीके से मिलती है। गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में चलता है, गांधी जी अंग्रेजों के लिए सैन्य सहायता की लोगों से अपील करते हैं और बहुत से भारतीयों को सेना में भर्ती कराने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, दलाल कहा जाता है। शुरू में गांधी जी एक ऐसी छवि से काम करते हैं जिससे अंग्रेजों को लगे कि ये हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं और ये अपनी, ऐसा समझ लीजिए, एक पहचान बनाते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो कि अनजान है, गांधी जी पर शुरू में आरोप लगता है कि गांधी जी अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अगर कोई व्यक्ति अनजान है, विदेश में रहा है, तो उसे अपनी जान पहचान बनाने के लिए किसी भी शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपना खुद का वजूद नहीं बनाएगा दोस्तों, अंग्रेज उसे 2 मिनट में मिटा देते। यही काम गांधी जी के द्वारा किया जाता है। गांधी जी शुरू में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय लोगों को अंग्रेजों की हेल्प, सैन्य हेल्प करने की, मदद की दोस्तों जनता से गुजारिश करते हैं और भारतीयों को सेना में भर्ती कराने का काम भी करते हैं। ठीक है, देखिए केसर हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 को मिलती है और इसीलिए दोस्तों इन्हें अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को मिलती है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो शामिल होते हैं ये 1901 में होते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में होते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए शामिल होते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में होती है, बेलगांव कर्नाटक में। ये 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर शामिल होने की बात करी जाती है दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने का काम गांधी जी के द्वारा 1901 में किया जाता है, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में इनके द्वारा की जाती है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की जाती है। सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया जाता है। जीवन में, जेल में जीवन की प्रथम अनुभव, जेल में जो जीवन का प्रथम अनुभव है वो 1908 में हो जाता है इन्हें साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका में भी ये जेल जाते हैं। देखिए दोस्तों, वहां से ये एक ऐसा अनुभव लेकर आए थे आंदोलनों का, बहुत अच्छा वाला अनुभव था, साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी को मिल चुका था। उसके बाद में दोस्तों उन्हें अप्लाई करने का जो काम है वो इंडिया में गांधी जी के द्वारा किया गया है। देखिए टालस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में, टालस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होती है। टालस्टॉय फार्म की जो स्थापना है वो 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत इंडिया आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ये भी 1915 में गांधी जी के द्वारा की जाती है। कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है 1924 में बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी के द्वारा की जाती है। देखिए महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी रहते हैं। देखिए आत्मकथा इनकी क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी जाती है। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। देखिए सिद्धांत है इनका सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की जाती है। और उसके बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्हें भी खादी पहनने के लिए दोस्तों अनिवार्य कर दिया जाता है। देखिए अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 जनवरी 1925 को की जाती है, 23 जनवरी 1925 को की जाती है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता ममता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी पुस्तकें हैं। देखिए प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं, द ग्रीन टेम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट, इंडियन ओपिनियन 1903, इंडियन ओपिनियन गांधी जी का पत्र है। इसके बाद में यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका के अंदर निकला है, यंग इंडिया 1919 में भारत में, हरिजन 1932 में। देखिए प्रमुख समाचार पत्र व ग्रीन टेम्पलेट,
देखिए गांधी जी की प्रमुख उपाधियां, गांधी जी को अनेक उपाधियां दी जाती हैं, वो कौन कौन सी उपाधियां हैं, ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मलंग बाबा की जो उपाधि है वो कवालियों द्वारा दी जाती है। मलंग बाबा, इन्हें मलंग बाबा कहते हैं, जो कि कवालियों के द्वारा दोस्तों मलंग बाबा की उपाधि दी जाती है। मलंग बाबा की उपाधि कवालियों के द्वारा। बापू, बापू की उपाधि CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू की उपाधि महात्मा गांधी को दी जाती है। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा उपाधि दी जाती है। भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा क्योंकि ये गरीब जनता में रहते हैं और आपको पता ही है दोस्तों ये कपड़े जो पहनते थे बहुत कम पहनते थे, धोती कुर्ता, इसलिए इन्हें फकीर भिखारियों का राजा कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा। राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दी जाती है। अब आगे चल लेते हैं भाई। महात्मा गांधी के अनेक आश्रम हैं जो कि विदेश में भी हैं। फिनिक्स फॉर्म, देखिए फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो डरबन में गांधी जी ने की थी, दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में। टालिस्टा फॉर्म, देखिए टालिस्टा फॉर्म की बात करते हैं तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में की जाती है। साबरमती आश्रम इंडिया में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 1915 ईस्वी में। जिस साल आए थे उसी साल इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखिए सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम कोचरब, सत्याग्रह जो आश्रम है वो कोचरब में स्थापित किया जाता है, अहमदाबाद में ये है 1915 ईस्वी में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड, एक उत्तराखंड में भी आश्रम इनके द्वारा खोला जाता है 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। अनेक आश्रम दोस्तों गांधी जी के द्वारा खोले जाते हैं, ये दोस्तों पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब गांधी जी आ गए हैं। 9 जनवरी 1915 इंडिया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है, जिसमें गांधी जी भारतीय लोगों से अंग्रेजों को सैन्य सहायता के लिए कहते हैं कि आप अंग्रेजों की सैन्य सहायता कीजिए, और भारतीय लोग भी अंग्रेजों की मदद करते हैं। इस उद्देश्य से मदद की जाती है कि भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत को कुछ ना कुछ फायदा देंगे। हो सकता है स्वशासन दें या फिर कुछ रियायतें दें, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। बदले में हमें मिलता है रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और बदले में दोस्तों हमें मिलता है रोलेट एक्ट। देखिए अगर मैं बात करता हूं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग पर भी राष्ट्रव्यापी नेताओं का प्रभाव आने लगता है, और 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों मिल जाते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन के अधिकार पर सहमत हो जाती है। और दोस्तों उस टाइम गांधी जी एक सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। अब मुस्लिम लीग भी आने वाले समय में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें तुर्की का खलीफा है, तुर्की मित्र राष्ट्रों से हार जाता है, और तुर्की को दंड देने का काम मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। अब इसलिए मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, जो विश्वव्यापी नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बड़े बड़े नेता, वो लोग अंग्रेजों से मिलते हैं और तुर्की की खिलाफत करने का काम करते हैं, लेकिन अंग्रेज उनकी मांग को अस्वीकार कर देते हैं। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे मुस्लिम लीग के नेताओं में एक रोष व्याप्त हो जाता है, और जो मुस्लिम लीग के नेता हैं दोस्तों वो भी अंग्रेजों के विरोध में आ जाते हैं। देखिए अब बिहार के किसान नेता, बिहार के एक व्यक्ति हैं, किसान नेता हैं, जो जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, देखिए बिहार के एक नेता हैं राजकुमार शुक्ल, इनके आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं। ये वहां पर किसान आंदोलन दोस्तों होता है। तिनकटिया प्रथा क्या है भाई? ऐसा समझ लीजिए अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे 3/20 भाग पर। जैसे 20 बीघा अगर जमीन है तो आपको तीन भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। 3 कटिया प्रथा इसे हम कहते हैं,
3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर दोस्तों औद्योगिक क्रांति थी और ब्रिटेन के अंदर जो कच्चा माल था, ब्रिटेन के अंदर जो वस्तुएं चाहिए थी वो भारत से दोस्तों जाती थी। देखिए, तिनकटिया प्रथा जबरन भारतीयों द्वारा शुरू की गई तिनकटिया प्रथा भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती कराने हेतु बाध्य कराए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। ये लोग त्रस्त थे। वहां गांधी जी जाते हैं और चंपारण छोड़ने जाने का आदेश दिया गया। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जाता है क्योंकि ये जनता से मिल चुके थे, जनता को जान चुके थे। 1915 से 1916 ईस्वी में लगभग 1.5 से 2 साल ये भारत का भ्रमण करते हैं पैदल पैदल। भारत के किसानों से, भारत के गरीब लोगों से, हरिजनों से, गरीब तबके के लोगों से, इन्हें ऐसे ही भिखारियों का राजा नहीं कहा जाता है, मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति से दोस्तों अंग्रेज भी डरने लगे थे, क्योंकि अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही इस किस्म का था कि अगर इन्हें ज़्यादा पीट दिया जाए तो ये ख़त्म भी हो सकते थे। तो अंग्रेज, और अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो इनका जो प्रभाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जनता जहां भी जाते थे जनता इनके पीछे पीछे हो लेती थी। तो अंग्रेज भी गांधी जी दोस्तों डरने लगे थे। देखिए, यहाँ पर जब चंपारण में राजकुमार शुक्ल के आदेश पर, राजकुमार शुक्ल के एक तरीके से इन्विटेशन पर गांधी जी पहुँचते हैं चंपारण। वहाँ पर तिनकटिया प्रथा से जो अंग्रेज परेशान थे उसको दोस्तों आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया जाता है उसकी समाप्ति के लिए। गांधी जी को वैसे अंग्रेजों द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप चंपारण छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी जी इस आदेश को नहीं मानते हैं। तो ये था इनका बिहार में चंपारण पहुंचने के बाद में आंदोलन। इसके विरोध में दोस्तों गांधी जी आंदोलन करते हैं। देखिए, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। जो कपड़ा मिल मजदूर थे वो दोस्तों जो प्लेग बोनस था उसे समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री मालिक हैं प्लेग बोनस समाप्त कर दिया था, इसलिए अहमदाबाद के मिल मजदूर, देखिए अहमदाबाद के जो कपड़ा मजदूर हैं, मिल मजदूर हैं, वो प्लेग बोनस समाप्त होने के विरोध में हड़ताल कर रहे थे। गांधी जी उसका नेतृत्व करते हैं 1918 में। और गुजरात के जो खेड़ा के किसान हैं उनका भी नेतृत्व करते हैं। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और जो प्लेग बोनस है वो भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। अब खेड़ा के जो किसान हैं, देखिए अगर मैं अहमदाबाद के मिल मजदूरों की बात करूं तो ये अपने सैलरी बढ़ाने के लिए और जो प्लेग बोनस रोका गया था, जो प्लेग बोनस बंद किया गया था, उसका विरोध कर रहे थे। और जो खेड़ा के किसान हैं दोस्तों, फसल बर्बाद हो जाने के कारण, फसल बर्बाद का मतलब समझ सकते हैं आप, उस टाइम भारत में सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फसल बर्बाद होने के अनेक कारण हैं, सूखा पड़ जाना या फिर कोई आपदा आ जाना। इसलिए फसल बर्बाद हो जाने के कारण अंग्रेज राजस्व की वसूली करते थे और ज़्यादा करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि फसल बर्बाद हो या नहीं हो, उन्हें सिर्फ उगाही चाहिए। अब भारतीय जो किसान है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी उनकी लीडरशिप में जाते हैं, खेड़ा के किसानों का नेतृत्व करते हैं। देखिए आगे महात्मा गांधी आंदोलन में सत्याग्रह। देखिए अब चंपारण सत्याग्रह की बात कर लेता हूँ। 1970 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह होता है, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह किसान सत्याग्रह है और ये राजकुमार शुक्ल के इन्विटेशन पर चंपारण बिहार में जाते हैं। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती कराया जाना अंग्रेजों द्वारा, जिसे हम तिनकटिया प्रथा कहते हैं, ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया जाता है 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की जाती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये लोग अपने वेतन को बढ़वाना चाहते थे और जो प्लेग बोनस था जो बंद कर दिया गया था उसकी पुनः वापसी चाहते थे। 1918 में गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल की जाती है। भूख हड़ताल ऐसा व्यक्ति जो शरीर से बहुत कमजोर है और ज़्यादा दिन तक भूखा नहीं रह सकता, गांधी जी की आप स्ट्रक्चर आपने चित्रों में दोस्तों देखी होगी, ज़्यादा मजबूत इनकी बॉडी दोस्तों थी नहीं। मजबूत का मतलब समझ सकते हैं, वैसा बहुत मजबूत थी क्योंकि भारत के प्रत्येक कोने में पैदल चले थे। लेकिन अंग्रेज इनसे डरते थे कि अगर इस व्यक्ति को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत जन सैलाब है, इसका जो प्रभाव है वो जनता में बहुत ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति से अंग्रेज का हर इंसान दोस्तों डरने लगता। देखिए खेड़ा जो सत्याग्रह है 1918 में प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन है। खेड़ा सत्याग्रह प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति।
खिलाफत आंदोलन, देखिए मैंने आपको अभी बताया है, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 में चलता है, जिसमें तुर्की हार जाता है मित्र राष्ट्रों से। अब तुर्की को दंड दिया जाना था, इसलिए जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो अंग्रेजों से मिलते हैं और तुर्की की खिलाफत करने का काम करते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा कोई रियायत नहीं दी जाती है और तुर्की के खलीफा का अपमान किया जाता है। इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों की जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की जाती है और गांधी जी भी दोस्तों इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की जो अभिव्यक्ति है वो इसी आंदोलन में होती है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930। गांधी जी दांडी जाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम है दिल्ली चलो का जो आंदोलन है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। देखिए गांधी जी आंदोलन और सत्याग्रह। रोलेट एक्ट 1919 की बात कर लेता हूँ। रोलेट एक्ट क्या? अभी देखिए रोलेट एक्ट 1919, रोलेट एक्ट महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से अंग्रेजों को सैन्य सहायता की मदद के लिए अपील करते हैं और भारतीय लोगों को सेना में भर्ती कराने का काम महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। इसलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अनेक राष्ट्रवादी लोग अंग्रेजों की हेल्प करते हैं इस आशा में कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमारा कुछ ना कुछ भला करेंगे, हमें स्वराज दे सकते हैं या फिर कोई और छूट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता उल्टा है, अंग्रेज इसका उल्टा करते हैं। अंग्रेज भारत को देते हैं रोलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना कानून। ऐसा एक्ट किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठाकर जेल में डाल सकते थे, उस पर कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों रोलेट एक्ट लाया जाता है, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। देखिए रोलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में टूटी हुई थी, वो दोनों लोग एक हो चुके थे। जो स्थिति जब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं रासबिहारी बोस 1907 के अधिवेशन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन की, जो कि अध्यक्ष के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूटी थी नरम दल और गरम दल में, जिसमें नरम दल का व्यक्ति रासबिहारी बोस अध्यक्ष बन जाते हैं और गरम दल के जो व्यक्ति थे वो लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम जो प्रभाव है दोस्तों वो नरम दल का आ जाता है और गरम दल के जो नेता थे उनको पीटने का काम, उनको जेल में डालने का काम, उन पर अनेक मुकदमे चलाने का काम दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। और जो गरम दल था, उग्रवादी दल था, उनके नेताओं को एक एक करके तोड़ दिया जाता है। उस टाइम दोस्तों शून्य की स्थिति हो जाती है, राजनीतिक शून्य की स्थिति हो जाती है। और जो नरम दल के नेता थे उनका प्रभाव दोस्तों जनता में इतना नहीं था। तब जाकर एक व्यक्ति में आता है इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका से वन मैन आर्मी, जो कि वन मैन आर्मी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया के अंदर एंट्री होती है। उस व्यक्ति के पास में साउथ अफ्रीका में किए गए अनेक आंदोलनों का अनुभव था, राजनीतिक शून्य की स्थिति थी और गांधी जी इस टाइम दोस्तों अपने आप को पूर्ण रूप से बनाने का काम करते हैं। कुछ समय के अंदर ही गांधी जी ने अपने आप को दोस्तों बनाने का काम कर लिया था। तो रोलेट एक्ट जो मिला है वो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई मदद के बदले मिला था, क्योंकि
ये भी दोस्तों जान सकते हैं कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो चुकी थी। अब अंग्रेजों ने जो क्रांतिकारी लोग थे उनके दमन के लिए रोलेट एक्ट लाया। अंग्रेज भारतीयों की गई मदद को भूल गए, लेकिन जो यहां से उग्रवादी लोग थे उनके दमन के लिए रोलेट एक्ट ला देते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठाकर जेल में डाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाने की दोस्तों जरूरत नहीं है। देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1970 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रोलेट एक्ट को लागू करने का मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। जो भारत रक्षा कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसकी जो अवधि है वो समाप्त होने वाली थी, ठीक है। और अंग्रेजों को डर था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक हो चुकी है वो अब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचने लगे। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें से एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, और दूसरा जो विधेयक था उसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रोलेट एक्ट कहा गया, वो 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। देखिए, रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, देखिए रोलेट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिना वकील, नो लॉयर, नो पिटीशन एंड नो आर्ग्यूमेंट, नो लॉयर, नो पिटीशन एंड नो आर्ग्यूमेंट का कानून भी इसे कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी रोलेट एक्ट को कहा जाता है। देखिए, इसे काला अधिनियम, काला कानून कहते हैं एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है, क्योंकि उस टाइम शांति काल था। अंग्रेजों को डर था क्योंकि दोनों एक हो चुके हैं, उग्रवादी लोग और उदारवादी लोग, ऊपर से मुस्लिम लीग भी साथ आ चुकी है। समझिए ये क्या विस्फोट करते। अंग्रेजों को मन ही मन में डर था, इसलिए अंग्रेज रोलेट एक्ट लाते हैं। लेकिन भारतीय लोग समझते हैं भाई शांति है, चारों तरफ शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे द्वारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, हमारे द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज जब शांति काल में ऐसा कानून ला सकते हैं तो ये सरकार सभ्य कैसे कह सकती है अपने आप को, ये सरकार सभ्य है कैसी, ठीक है। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को वह दिन अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को, देखिए 6 अप्रैल 1919 को वो दिन अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। रोलेट एक्ट, अब देखिए रोलेट एक्ट के विरोध में क्या होता है। अभी आपने 2 नाम सुने होंगे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए हुआ था। पंजाब के अंदर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, एक आयोजन होता है, शांतिपूर्ण आयोजन होता है इनके विरोध में, इन दोनों नेताओं के विरोध में एक सभा होती है, बैठक होती है, जिसमें दोस्तों जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। ये दोस्तों अंग्रेजों के कांड थे और उस टाइम पूरे विश्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा होती है, लेकिन अंग्रेज उसे दबा देते हैं। अंग्रेज उल्टा अपनी रिपोर्ट में ऐसी चीज लिखते हैं कि भारतीय लोग अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे, ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं जिससे भारतीय लोगों को दोषी ठहरा दिया जाता है और अंग्रेजों को बेकसूर साबित कर दिया जाता है, ठीक है भाई दोस्तों। देखिए जलियांवाला हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया जाता है। और 13 अप्रैल 1919 में, देखिए 13 अप्रैल 1919 में 10 अप्रैल 1919 को दोनों को गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा होती है। जलियांवाला बाग में एक जनसभा होती है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, छोटा सा पार्क है, 3 और ऊंची दीवारों से है और केवल एक छोटी गली से पार्क में आने जाने का रास्ता है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं और तीनों और दोस्तों दीवारें हैं, ठीक है भाई। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। हालांकि गांधी जी भी
वहाँ जा रहे थे, लेकिन गांधी जी को दोस्तों रास्ते में गिरफ्तार करके वापस भेज दिया जाता है और इस निहत्थी सभा पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 387 लोग मरे हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में दोस्तों यहाँ पब्लिक मारी जाती है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नवयुवक थे और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों कुएं में भी कूद जाते हैं। लेकिन अंग्रेज मात्र 387 लोग दिखाते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और उसमें भी भारतीय लोगों को ही दोषी वो ठहरा देते हैं अपनी रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। कांग्रेस ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। कांग्रेस ने, देखिए, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे। जो अन्य सदस्य थे उनमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि लोग शामिल थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करते हैं। गोली मारकर हत्या करते हैं ब्रिटेन, लंदन में जाकर, और पिस्टल लेके जाते हैं दोस्तों किताब के अंदर। उतनी किताब काटते हैं जितने में पिस्टल आती। ये था एक भारतीय का प्रतिशोध, ये था भारतीय का एक बदला, जो कि उसी के देश में जाता है और दोस्तों उसे गोली मार देता है, वो भी 21 साल बाद। भूलता नहीं है। ये देखिए, ये भारतीय हैं। 21 साल बाद उधम सिंह द्वारा 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी जाती है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर एक और बात बताता हूँ दोस्तों। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में 66,000 बीघा जमीन थी। 66,000 बीघा जमीन। जब सरकार दोस्तों सेटलमेंट व्यवस्था को समाप्त करती है, तब रविन्द्रनाथ टैगोर और कांग्रेस के द्वारा दोस्तों एक नियम लाया जाता है कि एक व्यक्ति इतनी सीमा तक ही जमीन रख सकता है, उसके बाद में उससे जमीन छीनी जाएगी, और यह नियम कांग्रेस द्वारा लाया जाता है। आने वाले समय में दोस्तों कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो जमींदार वर्ग है देश का, वो कांग्रेस को वोट आने वाले समय में दोस्तों नहीं करता है इसी बात के लिए। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 66,000 बीघा अपने उन लोगों को दे दी जो उनकी ज़मीन में दोस्तों काम करते थे। तो ये एक हमारे बहुत ही महान व्यक्ति हैं। 66,000 बीघा ज़मीन दोस्तों इन्होंने दान कर दी थी अपने खेत में काम करने वाले लोगों को। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक झंडा फौज, चमनदीप है पंजाब में, देखिए पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक झंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। ये किसके नेतृत्व में? चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में ये दोस्तों घटना थी। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब खिलाफत, ये खिलाफत प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है, और जो मित्र राष्ट्र हैं वो तुर्की को दंडित करना चाहते हैं, और मुस्लिम लीग के नेता अंग्रेजों से मिलते हैं, तुर्की का खिलाफत करने का काम करते हैं, तुर्की को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दोस्तों उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है और तुर्की का अपमान किया जाता है। और तुर्की का जो सुल्तान है उसका दोस्तों बुरी तरीके से अपमान किया जाता है। इसलिए दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, तुर्की के सुल्तान को खलीफा, तुर्की के खलीफा का अपमान किया जाता है। ठीक है, तुर्की के सुल्तान को खलीफा, मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ था, क्योंकि ब्रिटेन खलीफा, तुर्की के खलीफा का अपमान कर रहा था, उसे दंडित करने का काम दोस्तों ब्रिटेन कर रहा था, और भारतीय लोग उससे हमदर्दी रखते थे। पूरे विश्व में उस टाइम खलीफा का एक स्थान था। ये अंग्रेजों से मिलते हैं, मुस्लिम लीग के नेता, लेकिन अंग्रेज इनकी मांग को अस्वीकार करते हैं, इसलिए भारत में शुरू हो जाता है खिलाफत आंदोलन। 1919 में मोहम्मद अली
मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, जो कि अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को चलाया। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी गठित की गई, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इसे चलाने के लिए खिलाफत कमेटी गठित होती है, जिसमें गांधी जी भी दोस्तों शामिल होते हैं। देखिए इस आंदोलन का विरोध भी CR दास ने किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था, विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर। 1919 का पार्लियामेंटो सुधार आता है, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार। उसके बाद में दोस्तों 1919 का अधिनियम आता है, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों गांधी जी इस पर सहमत हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों को उनके काम में सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों को कोई काम नहीं करने देना, सरकारी काम में कोई हमें सहयोग नहीं करना है, इसका नाम है असहयोग। आपको कोई सहयोग नहीं करना है, ठीक है। 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में, देखिए 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 के अंत में आयोजित अपने धार्मिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। देखिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। देखिए 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है। भारत में आगमन होता है प्रिंस ऑफ वेल्स का। संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि 1921 में भारत आता है, उसके विरोध में सार्वजनिक हड़ताल की जाती है। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज प्राप्त करना। देखिए इसका प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ भी शुरुआत होती है। जो ब्रिटिश सरकार ने सर की पदवियां दी थी वो लोग त्याग देते हैं, और सरकारी जो लोग हैं वो नौकरियां छोड़ देते हैं, विद्यार्थी सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए गांधी जी ने 1920 में अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 1920 में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ, और जो विधान परिषद हैं उनका भी बहिष्कार दोस्तों प्रारंभ हो जाता है। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। देखिए विधान परिषद का चुनाव है लेकिन लोग वोट डालने से इनकार कर रहे हैं, यही तो है असहयोग आंदोलन। लोग सरकारी नौकरियां छोड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सरकार के कामों को अच्छी तरीके से नहीं करने दिया जा रहा है। ये दोस्तों असहयोग आंदोलन था। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। देखिए 1924 का वर्ष समाप्त होने से पहले ही, देखिए अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने का काम कैसे करते हैं। 1924 का वर्ष समाप्त होने से पहले ही 30,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। उस टाइम पे 30,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। केरल के कुछ भागों में विद्रोह भड़क उठा, केरल में विद्रोह भड़कता है, और वहाँ मोपला विद्रोह होता है। मोपला किसान थे, देखिए वहाँ मोपला विद्रोह होता है, इसलिए इसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया और 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए। यहाँ 2000 नहीं 20,000 होगा दोस्तों। 20,000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। मोपला विद्रोह केरल में होता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ भी जमींदार के ऊपर आंदोलन था। ये मोपला लोग उनकी जमीन बोते थे और उनके अत्याचार से दोस्तों परेशान थे। देखिए चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। चोरा चोरी कांड क्या है, देखिए 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक जगह पर भारतीय भीड़ द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। एक थाने को जिंदा जला दिया जाता है। गांधी जी इस आंदोलन से घबरा जाते हैं और वो असहयोग आंदोलन को दोस्तों रोकने का काम कर देते हैं। देखिए गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी नामक जगह पर 5 फरवरी चोरा चोरी जो आंदोलन था, चोरा चोरी जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होती है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होती है। ये एक हिंसक घटना है। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया
और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद, देखिए महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि गांधी जी को 6 वर्ष से पहले ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही रिहा कर दिए जाते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, दांडी मार्च। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा अपने कुछ 78 सहयोगियों के साथ दोस्तों पैदल गांधी जी दांडी जाते हैं और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ने का काम गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 प्रारंभ हुआ। 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद 1929 में स्वाधीनता दिवस की अनाउंसमेंट होती है, घोषणा होती है, और 26 जनवरी का जो महत्व है दोस्तों वो 1929 से ही हमारे देश में है। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहां पर गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, समुद्र के पानी को वाष्पशील करते हैं और नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो नमक था वो भारतीयों के लिए बैन था और नमक बहुत महंगा था। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी भी सुनी होगी, कहानी भी उनकी पढ़ी होंगी, नमक का दरोगा सीरियल देखा होगा। उस टाइम दोस्तों नमक एक बहुत महंगी वस्तु थी, जो हर भारतीय को, एक नीचे के तबके के भारतीय को नमक दोस्तों नसीब नहीं होता था, और नमक ना खाने की वजह से दोस्तों बीमारियां भी भारतीय लोगों में होने लगी थी। नमक कानून को तोड़ने का जो काम है दोस्तों वो गांधी जी के द्वारा किया जाता है, दांडी मार्च के माध्यम से। गांधी जी के पास एक विचारधारा थी, गांधी जी के पास एक सपोर्ट थी, लोगों की सपोर्ट थी, इसलिए दोस्तों अंग्रेज भी गांधी जी से डरते थे। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, असहयोग आंदोलन। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश भर में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और बाद में लोगों ने कर देने से मना भी कर दिया। दोस्तों कर दिया था, कर देने से मना कर दिया, और देश भर में प्रदर्शन होने का काम हुआ, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और बाद में कर देने से भी दोस्तों लोगों द्वारा मना कर दिया गया। देखिए आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेज कब तक भारतीयों को जेल में बंद करते? एक न एक दिन वो दिन जरूर था आना जब अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता। अब देखिए बहुत समय ज़्यादा दूर नहीं है, अब अंग्रेजों को भी एहसास होने लगा था कि हम ज़्यादा लंबे समय तक भारतीयों को अपना गुलाम, भारतीयों पर अपना शासन नहीं कायम रख सकते। अंग्रेज भी दोस्तों इस बात को समझ गए थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का जो नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार ने किया, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, जिसमें अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लेने गए थे। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लेने का काम किया था। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है। ठीक है, पहला भारतीय राष्ट्रीय, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। ठीक है भाई दोस्तों, देखिए इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर जाते हैं।
जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले, दूसरे, तीसरे, आप बता सकते हैं। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन वही है जिसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा पब्लिक को दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी अब जान चुके थे कि भारत की जो जनता है वो बिल्कुल जोरों पे है और अंग्रेजों के भागने का समय आ गया है। इसलिए गांधी जी ने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया और नारा दिया करो या मरो, डू और डाई। और ये दोस्तों आंदोलन ऐसा हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों का अंत इंडिया से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात, 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई में शुरू होता है। देखिए 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में, देखिए 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करता हूं तो इसकी जो अध्यक्षता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दोस्तों की जाती है। देखिए आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां प्लेस में, देखिए आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक, आंदोलन को दबाने की नीति, आंदोलन को दबाने की जो प्रक्रिया है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू हो चुकी थी। गांधी जी ने आगा खां प्लेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी और गांधी जी ने बोल दिया भाई मैं 21 दिन तक उपवास करूंगा। अंग्रेजों के हाथ खड़े हुए कि अगर ये व्यक्ति, इसके पास में इतना जन समर्थन है, इसके पास में इतनी भीड़ है और 21 दिन तक अगर उपवास करेगा और खुदा ना खास्ते अगर इस व्यक्ति को कुछ हो गया तो ये भीड़ हमारा क्या हाल करेगी, ये भीड़ बेकाबू हो जाएगी। क्योंकि गांधी जी एक व्यक्ति ऐसे थे, मैंने गांधी जी को वन मैन आर्मी कहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के ज़माने में ऐसा नहीं है जो एक बार भीड़ को इकट्ठा करेगा और उसकी शक्ति को तोड़ देगा। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में भी दोस्तों भीड़ की शक्ति को तोड़ने का काम किया था। चोरा चोरी कांड होने के बाद जब 5 फरवरी 1920 को भारतीय जनता उग्र होकर, क्योंकि भारतीय जनता जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्रोधित थी, एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी को जिंदा जला देती है जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अब गांधी जी इसलिए डर गए दोस्तों क्योंकि उसी टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कोई ऐसी दूसरी घटना करें जिससे भारतीयों को लॉस हो, भारतीयों को परेशानी हो, क्योंकि उनके पास में ताकत थी, उनके पास में बल था, वो कुछ भी कर सकते थे। गांधी जी दोस्तों इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं क्योंकि गांधी जी एक अलग सोच रखते हैं, वो दूरदर्शी हैं और जो भीड़ होती है उसके पास में दोस्तों ना दिमाग होता है ना शक्ति हो, दिमाग नहीं होता, शक्ति बेशक होती है, क्योंकि भीड़ में कोई भी व्यक्ति दिमाग से काम नहीं करता, जिधर भीड़ जाती है वही वो काम कर देते हैं। इसलिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को दोस्तों वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी कांड होने के बाद में, ये था मेन कारण। उसके बाद में दोस्तों दांडी मार्च करते हैं, बहुत सारे आंदोलन करते हैं, लेकिन सबसे जो तगड़ा आंदोलन होता वो होता भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा। मैं आज के इस टाइम में ये बात दावे से कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति एक बार भीड़ को इकट्ठा करेगा, अगर वो भीड़ को धोखा दे देगा तो उसका साथ कोई नहीं देगा। लेकिन गांधी जी वन मैन आर्मी थे जो हर बार भीड़ को इकट्ठा करते थे, उसकी शक्ति को बीच में छोड़ देते थे और उसके बाद में फिर एनर्जेटिक होकर दोबारा युद्ध में आते थे, दोबारा मैदान में आते थे, आंदोलन करते थे, भीड़ को इकट्ठा करते थे और वो आसानी से पब्लिक का समर्थन प्राप्त कर लेते। वो अपने आंदोलनों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबको शामिल कर लेते। ये इसलिए दोस्तों वन मैन आर्मी के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसा लीडर जो शरीर में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक दुबला पतला व्यक्ति, लेकिन उसके पास में इतना जन समर्थन है, इतनी भीड़ है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये थी गांधी जी की दोस्तों विशेषता। हालांकि बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में जो पूरा नहीं जानते हैं वो गांधी जी से एक तरीके से ईर्ष्या भावना रखते हैं कि गांधी जी जवानी में ऐसे थे वैसे थे, वो चीज़ अलग थी। लेकिन उसके बाद में जब से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए, जब से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कदम रखा, उसके बाद में देखिए उस व्यक्ति ने दोस्तों क्या हमारे देश की लीडरशिप कमान संभाली है। ठीक है, देखिए आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां प्लेस में
10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद अभी सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमले किए, जेल रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा किया। जनता बिल्कुल उतर आई थी अपने आप में, उसने सरकारी कामों में व्यवधान डाला, रेल पटरियों को उखेड़ा और जो टेलीफोन की लाइनें थी उन्हें भी दोस्तों काट डाला और सरकारी जो वाहन थे दोस्तों उनमें भी आग लगा दी और उन्हें भी तोड़फोड़ कर दी। देखिए 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हुए। अंग्रेज सिर्फ यही काम करते थे, भारतीय लोगों को जो उनका विरोध करता था जेल में डालने का काम दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे थे और वृद्ध महिलाएं भी शामिल थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में 60,000 लोग जेल में बंद होते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, जिसमें बच्चे, वृद्ध और महिलाएं भी शामिल हैं। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उनसे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए कस्तूरबा गांधी और जो उनकी निजी सचिव है महादेव देसाई, उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था उठाकर। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, अब यहाँ पर समानांतर सरकारें स्थापित होंगी। उसी टाइम दोस्तों हमारे देश में कुछ जगह, कुछ ब्रिटिश प्रांतों में समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी। भारत के कुछ हिस्से आज़ाद हो गए थे, कुछ नेताओं ने अपने कुछ हिस्से दोस्तों आज़ाद कर लिए थे। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है, लेकिन उससे पहले हमारे देश में समानांतर सरकारें स्थापित हो चुकी हैं 1946 में। देखिए देश के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा। देखिए उत्तर प्रदेश में बलिया है और बंगाल में है तामलुक और महाराष्ट्र में है सतारा, ठीक है भाई। कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर, उड़ीसा में बालासोर है और तलचर है। ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए और वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने अपनी सरकारें स्थापित करने का काम दोस्तों कर लिया है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस टाइम ही इतनी हिंसा हुई थी दोस्तों, इतनी हिंसा हुई थी कि कुछ भाग आज़ाद हो चुके थे 1947 से पहले। समानांतर सरकारें बन चुकी थी। देखिए समानांतर सरकारें स्थापित हो चुकी थी। बलिया में गांधीवादी चिल्लू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर, चित्तू पांडे हुआ ये, चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई थी बलिया में, जो कि यूपी में पड़ता है। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई थी यूपी के अंदर दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी ने देश की आज़ादी में कितना योगदान दिया। वन मैन बाउंड्री, वन मैन आर्मी, गांधी जी को इसलिए नहीं कहा जाता। अंत में दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या दोस्तों कर दी जाती है। देखिए अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में गांधी जी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद 2014 तक शासन करने का काम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।